नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जीएसटी के अंतर्गत देखने जा रहे हैं जीएसटी के लाभ। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी के अंतर्गत देखने जा रहे हैं जीएसटी के लाभ, वस्तु एवं सेवा कर के लाभ। इसे हम चार कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी के अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ। जीएसटी के अर्थव्यवस्था के लिए लाभ, अर्थव्यवस्था के लिए लाभ। इसके बाद हम देखेंगे जीएसटी से किस प्रकार से भ्रष्टाचार को दूर किया गया है, अर्थात सरल कर प्रणाली। जीएसटी है एक सरल कर प्रणाली। इसके बाद देखेंगे हम भारत के आम नागरिकों को होने वाले लाभ, आम नागरिकों के लिए जीएसटी के लाभ। और इसके बाद देखेंगे उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लाभ, कंपनी के लिए लाभ जो वस्तु एवं सेवा का निर्माण करती है, कंपनी के लिए लाभ। तो इस प्रकार से हम जीएसटी को चार भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। समझिएगा, वर्तमान में जीएसटी सिर्फ आरोपित किया जाता है बिक्री कर के रूप में, अर्थात अंतिम उपभोक्ता को ही लगता है जीएसटी। पहले किसी वस्तु का जब निर्माण किया जाता था तो विभिन्न स्तरों पर आरोपित किया जाता था जीएसटी। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु निर्माता कंपनी है ए, इसके द्वारा एक वस्तु का निर्माण किया गया एक्स। वस्तु एक्स के निर्माण करने के लिए सबसे पहले इन्हें खरीदना होगा कच्चा माल, इन्हें कच्चा माल खरीदना होगा। मान लीजिए कच्चा माल की कीमत, वस्तु के निर्माण के लिए जो कच्चा माल है उसकी कीमत है 100 रुपए। तो 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा गया और कंपनी ए को 100 रुपए के ऊपर लगेगा क्रैकर, अर्थात मान लीजिए 10 रुपए का क्रैकर लगा, अर्थात कंपनी ए को कच्चा माल के लिए वास्तव में भुगतान करना पड़ा 100 रुपए का 10%, अर्थात 10 रुपए, अर्थात 110 रुपए का वास्तविक भुगतान करना पड़ा। मान लीजिए इनके द्वारा 110 रुपए में 10 रुपए का लागत से, 10 रुपए के लागत से यहां पर 10 रुपए का लागत लगाया गया और प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया टोटल 120 रुपए। अब एक वस्तु X का निर्माण हुआ, एक वस्तु X का निर्माण हुआ, मान लीजिए 120 रुपए में। इसमें कंपनी अपने लाभ को जोड़ेगी और इसे सेल आउट करेगी। मान लीजिए कंपनी इसमें 10 रुपए का अपना लाभ जोड़ती है और इसे वस्तु X को सेल आउट कर रही है, अर्थात 120 रुपए टोटल इसे लागत लगा और मान लीजिए 10 रुपए के लाभ पर यह बेच रही है 130 रुपए में बी को। थोक मार्केट बी है, मान लीजिए यहां पर वस्तु X बी के द्वारा वस्तु X को खरीदा जा रहा है 130 रुपए में और बी को फिर से लगेगा क्रैकर। जैसे यहां पर क्रैकर लगा है 10%, मान लीजिए इसे भी 10% का क्रैकर लगता है, अर्थात यहां पर इनके द्वारा वस्तु खरीदा गया 130 रुपए का 10%, अर्थात 13 रुपए। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 143 रुपए में बी के द्वारा वस्तु को खरीदा गया। मान लीजिए बी वस्तु एक्स को 143 रुपए में खरीद कर 7 रुपए का इसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर मान लीजिए 150 रुपए में बेचती है सी को, और सी मान लीजिए है अंतिम उपभोक्ता। यहां पर सी है मान लीजिए अंतिम उपभोक्ता जिसके द्वारा वस्तु को ग्रहण किया जाएगा। तो मान लीजिए सी ने, यहां पर सी ने
अंतिम उपभोक्ता है मान लीजिए सी, तो सी के द्वारा यह वस्तु प्राप्त किया गया 150 रुपए में, लेकिन सी को भी लगेगा क्रय कर। तो मान लीजिए सी को लगता है 10% का क्रय कर, अर्थात 150 रुपए का 15 रुपए हो जाएगा क्रय कर, तो यह हो जाएगा 165 रुपए। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि यहां पर हर स्टेज में टैक्स लग रहा है। पहली बार टैक्स ए को लगा ये 10% का, बी को लगा 10% का, और अंतिम उपभोक्ता को भी क्रय कर चुकाना पड़ रहा है वैट के रूप में। कई बार ये जो लगता है टैक्स वैट के रूप में लगता है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि यहां पर जब एक वस्तु 100 रुपए कच्चे माल से आता है और अंतिम उपभोक्ता तक कई बार कर के ऊपर कर आरोपित करके हर स्टेज में कर आरोपित किया जाता है, जिससे वस्तु की कीमत काफी बढ़ जाती है। इसी प्रणाली को हटाया गया है और वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगाया जाता है अंतिम उपभोक्ता पर, अर्थात बीच के कंपनी से लेकर जो भी विक्रेता होते हैं उन पर टैक्स आरोपित नहीं किया जाता है। टैक्स सिर्फ लगाया जाता है अंतिम उपभोक्ता पर। इसीलिए यहां पर जीएसटी एक सरल प्रणाली है, सरल कर प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में ऐसा नहीं किया जाता है कि हर स्टेज में टैक्स लगाया जाए। वर्तमान में सिर्फ अंतिम उपभोक्ता पर ही टैक्स लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में अंतिम उपभोक्ता पर ही टैक्स लगता है। मान लीजिए यहां पर मान लीजिए एक कोई कंपनी है, कंपनी ए के द्वारा मान लीजिए किसी वस्तु का निर्माण किया गया। इसके द्वारा मान लीजिए कच्चा माल लिया गया, कच्चा माल खरीदा गया 100 रुपए में। तो 100 रुपए में मान लीजिए इसने 5 रुपए का लागत से 105 रुपए में कोई वस्तु बनाया और 105 रुपए में इसने 5 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़कर 110 रुपए में से बेच दिया बी को। तो बी ने से सिंपल तरीके से खरीदा 110 रुपए में। मान लीजिए बी ने भी अपना 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़कर इसे बेच दिया अंतिम, मान लीजिए इसने 10 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़कर 120 रुपए में बेच दिया अंतिम उपभोक्ता सी को। तो सी के पास यह वस्तु पहुंचा 120 रुपए, लेकिन सी को इसमें देना होगा जीएसटी। ये जीएसटी, तो यहां पर किसी भी स्टेज में टैक्स नहीं लगता है, अर्थात यहां लगेगा जीएसटी। मान लीजिए ये जीएसटी लगेगा यहां पर मान लीजिए कुल 5% का जीएसटी लग रहा है। इसका मतलब यह है कि इस पर कुल 5 रुपए का 5% का जीएसटी लगेगा। जैसा कि 100 रुपए का होता है, 120 रुपए का 5% यहां पर जीएसटी लग जाएगा, अर्थात यहां पर कुल 6 रुपए का जीएसटी आरोपित होगा। तो यहां पर सी से खरीदेगा कुल 126 रुपए में। तो इससे वस्तु की कीमत काफी घट जाती है तथा टैक्स सिस्टम बिल्कुल सरल हो जाता है। वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की खपत बढ़ती है, जिससे कंपनियों का उत्पादन बढ़ता है और जिससे रोजगार बढ़ता है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। तो यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जीएसटी के लाभ, अर्थव्यवस्था के लिए लाभ। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी के अर्थव्यवस्था के लिए लाभ। संपूर्ण भारत में एक समान कर प्रणाली का प्रारंभ, संपूर्ण भारत में एक समान कर प्रणाली का प्रारंभ। संपूर्ण भारत में यदि मान लीजिए किसी वस्तु पर 5%, मान लीजिए आप दूध खरीदते हैं, दूध में जीएसटी का जो दर है वो है 0%, अर्थात संपूर्ण भारत में दूध पर जीएसटी 0% लगेगा। पुस्तकों पर जीएसटी 0% लगता है। इसका मतलब यह है संपूर्ण भारत में एक कर प्रणाली का प्रारंभ किया गया है।
पहले अलग अलग राज्य अपने आधार पर कर लगाते थे, लेकिन अब संपूर्ण भारत में अप्रत्यक्ष कर जीएसटी की दर समान है। दूसरा, एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण। एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण। यदि जीएसटी की दर संपूर्ण भारत में समान है तो इससे भारत में एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होता है, अर्थात वस्तु तथा सेवाओं की कीमत कम होती है तथा उपलब्धता बढ़ती है, जिससे आम नागरिकों पर जीएसटी का बोझ नहीं बढ़ता है, अर्थात करों का बोझ नहीं बढ़ता है क्योंकि जीएसटी की दर कम होती है। अगला है संपूर्ण भारत में एक समान कर प्रणाली का प्रारंभ, एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण। भारत को विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। यदि भारत में जीएसटी का प्रारंभ हो गया है, अर्थात यह इस बात का सूचक है कि यहां पर वस्तु की कीमत कम हो रही है, अर्थात वस्तुओं का खपत बढ़ रहा है, अर्थात कंपनियों में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे नए रोजगार का सृजन हो रहा है, अर्थात कंपनियों पर लगने वाले कर का बोझ खत्म हो गया है। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना हो रही है। तो भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, संपूर्ण भारत में एक समान कर प्रणाली का प्रारंभ, एकीकृत साझा राष्ट्रीयकृत बाजार का निर्माण, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। निर्यात में वृद्धि, इससे निर्यात में वृद्धि हुई है, भारत में निर्यात में वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं सरल कर प्रणाली के रूप में लाल फीता शाही व भ्रष्टाचार का समापन हुआ है। जीएसटी के आने से लाल फीता शाही व भ्रष्टाचार का समापन हुआ है, क्योंकि बीच में आने वाले अप्रत्यक्ष बिचौलियों का समापन हुआ है। जीएसटी का संपूर्ण कार्य ऑनलाइन तरीके से ही किया जाता है, इसलिए इससे भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। अगला है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा यह प्रणाली बिल्कुल ही सरल है। कम छूट के साथ सरल कर प्रणाली, जीएसटी के स्लैब बनाए गए हैं, अर्थात कुछ वस्तुओं को 0% जीएसटी में रखे गए, अर्थात उन्हें टैक्स नहीं लगेगा। कुछ वस्तुओं को 5% के स्लैब में रखा गया है, कुछ को 12%, 18%, 28% और 28% के साथ 12% के उपकर के साथ रखा गया है। अर्थात वस्तु यदि आपके रोजमर्रा की समान है तो उसमें अधिक से अधिक 0 या 5% का जीएसटी लगता है, जबकि यदि विलासिता पूर्ण सामान है तो उसमें जीएसटी की दर ज्यादा है, जैसे 28%। शराब पर 28% के साथ साथ 12% का उपकर है। इसका मतलब यह है कि जीएसटी एक सरल प्रणाली है। यहां पर सरल जीएसटी
स्लैब बनाए गए हैं, सरल जीएसटी स्लैब बनाए गए हैं। सरल जीएसटी स्लैब से आपको पता चल जाएगा कि किस वस्तु में कितने प्रतिशत का जीएसटी लगेगा। यदि आपको 18%, मान लीजिए आपको किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है 18%, तो इसमें से 50% होता है सेंट्रल जीएसटी, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है 9%, और स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है 9%। मान लीजिए कोई वस्तु आप 100 रुपए का खरीदते हैं और इस पर 18% जीएसटी लगती है, अर्थात आपने कुल भुगतान किया 118 रुपए, तो 100 रुपए सीधे सीधे बढ़ जाते हैं प्रॉफिट एंड यहां पर उत्पाद के कॉस्ट के रूप में, और बाकी चले जाते हैं 18% जीएसटी के रूप में, जिसमें से 9 रुपए जाएगा केंद्र सरकार को और 9 रुपए जाएगा राज्य सरकार को। तो यहां पर जीएसटी के स्लैब बनाकर इसे बिल्कुल ही सरल बना दिया गया है। तो जीएसटी एक सरल प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। अगला देखते हैं नागरिकों के लिए लाभ। नागरिकों को रोजमर्रा के सामान पर, रोजमर्रा के सामान पर जीएसटी की दर 0% है, जबकि आवश्यक सामग्री पर अधिकतम जीएसटी 5% है। अर्थात वस्तु आम नागरिकों को सस्ती कीमत पर प्राप्त होगी। वस्तु एवं सेवा की कीमत में कमी हुई है। वस्तु एवं सेवा की कीमत में कमी हुई है, अर्थात आम नागरिकों को वस्तु कम कीमत में प्रदान हो जाती है। तो यह है आम नागरिकों को होने वाले लाभ। जबकि कंपनी, चूंकि हम जानते हैं यदि आम नागरिकों को वस्तु कम कीमत पर मिलेंगे, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को वस्तु एवं सेवा के निर्माण में लगने वाली लागत कम होगी, अर्थात वस्तु एवं सेवा की लागत में कमी आएगी। चूंकि लागत में कमी आ रही है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि से नए रोजगार का सृजन होगा, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा कंपनी को लगने वाले विभिन्न करों में कमी आएगी। कंपनी पर कर का बोझ कम हुआ, कंपनी पर लगने वाला विभिन्न कर का बोझ कम होता है। तो यह हमने डिस्कस किया जीएसटी से होने वाले लाभ। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के लिए संपूर्ण भारत में एक समान कर प्रणाली का प्रारंभ, एकीकृत साझा राष्ट्रीयकृत बाजार का निर्माण, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, निर्यात में वृद्धि, सरल कर प्रणाली के रूप में लाल फीताशाही व भ्रष्टाचार का समापन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कम छूट के साथ सरल कर प्रणाली, सरल जीएसटी स्लैब, आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा के सामान पर 0% जीएसटी, आवश्यक सामग्री पर अधिकतम जीएसटी 5%, वस्तु एवं सेवा की कीमत में कमी, कंपनी के लिए लाभ, वस्तु एवं सेवा की लागत में कमी, उत्पादन में वृद्धि, नए रोजगार का सृजन, कंपनी पर कर का बोझ कम हुआ है।